हे यूट्यूब, मैं हूं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से और स्वागत है एक और नई फ्लटर वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सिस्टेंट डेटा स्टोरेज के बारे में। पर्सिस्टेंट डेटा स्टोरेज यानी कि एक ऐसा डेटा स्टोरेज का मीडियम जहां पर हम डेटा को सेव कर सकते हैं और रिट्राइव कर सकते हैं, इवन हमारा ऐप क्लोज हो या ओपन हो। यानी कि ऐप को हम क्लोज और ओपन करने के बावजूद भी अपने डेटा को सेव रखे, पर्सिस्टेंट रख सके। अब ऐसे हमारे पास तीन सिंपल ऑप्शंस अवेलेबल है। हम अगर अपने फ्लटर की बात करें, सबसे पहला सिंपल टेक्स्ट फाइल या फिर जेसन फाइल, जिसे मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। दूसरा शेयर प्रेफरेंसेस, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और तीसरा जो कि एक बहुत ही हॉट इन डिमांड टॉपिक है, जो कि है फ्लटर डेटाबेसेस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SQLite 3 यानी कि सिंपल SQFLIT के बारे में, जिसे यूज़ करके हम फ्लटर में सिंपल डेटाबेस ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक छोटा सा डेटाबेस हम यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लटर में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा UI रेडी है। हमारे पास 5 रेज्ड बटन है, जो कि ये बताते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक सिंपल सा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कुछ कॉलम्स होंगे, उसमें हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, सारे डेटा को क्वेरी कर सकते हैं, स्पेसिफिक डेटा को क्वेरी कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं और डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। अब चीज़ों को जल्दी से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा ऐप ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। तो सबसे पहले हमें जाना होगा अपने pubspec.yaml फाइल में, और यहाँ पर मुझे कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। सबसे पहले डिपेंडेंसी हमें चाहिए SQFLITE। सो SQFLITE, और ये रहेगा any, यानी कि कोई भी हमें वर्जन मिल जाए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी में चाहिए पाथ प्रोवाइडर, तो पाथ अंडरस्कोर प्रोवाइडर, और यहाँ पर भी any हमें मिल जाए। सेव करता हूँ इसे, और अगर हमने सही टाइप किया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमने किया ही होगा, तो फिर हमें यहाँ पे एग्जिट कोड 0 मिलेगा, यानी कि सब कुछ सही होगा। तो आई होप कि हमने सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल भी सही किया हो। अब देखते हैं कि हम अपने ऐप में इन दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, वो कुछ ऐसा हो कि किसी को बाद में अगर इसे यूज़ करें तो उसे पूरी वीडियो ना देखनी पड़े। जिसके लिए हम अलग यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, जो कि रहेगा डेटाबेस हेल्पर फाइल, जिसे मैं नाम देता हूँ db-helper.dart। और इस फाइल में हमारा पूरा डेटाबेस को हेल्प करने के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, जिसे यूज़ करके अपने डेटाबेस से हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो चीज़ चाहिए वो होगा एक क्लास। इस क्लास का नाम हम देते हैं डेटाबेस हेल्पर। तो डेटाबेस हेल्पर क्लास। अब इस क्लास में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जिसे एक्सेस करने के लिए हमें अलग अलग पैकेजेस को इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले इस डेटाबेस में हम बताएंगे कि हमारे डेटाबेस का नेम क्या है, वर्जन क्या है, टेबल का नाम क्या है और कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो इसे हमें जल्दी जल्दी टाइप कर लेता हूँ। हमारे पास होगा एक स्टैटिक फाइनल डेटाबेस नेम, और अपने डेटाबेस को हम कोई भी नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम एक सिंपल सा डेटाबेस बना रहे हैं persons.db। यहाँ पर पर्सन का सिंपल सा इन्फॉर्मेशन रहेगा, जिसे हम रिट्राइव करेंगे या फिर यूज़ करेंगे। तो हम इसे जल्दी से टाइप कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है एक डेटाबेस नेम, डेटाबेस का वर्जन जो कि है 1, एक टेबल जो कि है माई टेबल, कॉलम आईडी, कॉलम नेम, कॉलम एज। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि ये हमारे डेटाबेस का नाम है, ये हमारा टेबल का नाम है, ये हमारे टेबल के कॉलम के नेम है। तो ये वेरिएबल हमारे डार्ट के लिए ही है, बट ये हमारे टेबल्स के लिए वेरिएबल है। यहाँ पे ये डेटाबेस हमें अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा SQFLITE। सो हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट, और अगर सही से इंस्टॉल किया होगा हमने, जो कि ऑब्वियसली हमने किया ही है, तो हम आसानी से इसे इंपोर्ट कर लेंगे। सो SQLITE नॉट कॉमन। सो हमें चाहिए SQFLITE.dart, जो कि हमने सही से इंपोर्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल है या नहीं। तो अब सिंपली ये कोई वेब सर्वर तो है नहीं कि हम एक बार डेटाबेस बना दो और बने रहेगा। हो सकता है लोग ऐप का डेटा बार बार क्लियर करेंगे, कैशे क्लियर करेंगे, ऐप को इंस्टॉल करेंगे, और ये हर एक ऐप में यानी कि हर एक फ़ोन में लोकली स्टोर होगा। तो अब डेटाबेस अवेलेबल होने के दो चांसेस है, या तो डेटाबेस अवेलेबल होगा या फिर डेटाबेस अवेलेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, जो कि एक फ्यूचर वैल्यू रिटर्न करता है, और जो वैल्यू वो फंक्शन रिटर्न करता है वो है डेटाबेस। आई होप स्पेलिंग सही हो। और ये एक गेटर मेथड है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमें एक डेटाबेस चाहिए, और ये एसिंक्रोनस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसे मेन थ्रेड में नहीं रन करेंगे, वरना ऐप फ्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हमारा डेटाबेस पहले से अवेलेबल होगा, जैसे हम वो ये बोल रहे हैं कि इफ़ अंडरस्कोर डेटाबेस, यानी कि जो हमारा डेटाबेस था ये नल नहीं है, ये वैल्यू अगर नल नहीं है यानी कि डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, तो हम उस डेटाबेस को रिटर्न कर देंगे, यानी कि हमारा जो प्रेजेंट जो हमारा नॉर्मल डेटाबेस था वो।
और दूसरा सिनेरियो ये होगा कि हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा, हमें एक डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ इनिट डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस को इनिशियलाइज करना। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो डेटाबेस हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो हमें इसे इनिशिएट करना पड़ेगा। और इनिशिएट करना अगेन एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है, तो हम यूज़ करेंगे अवेट इनिट डेटाबेस। अब अगेन ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो नेम्स है, ये बस सिंपल नेम्स है। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट हम ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि बाद में हमें देख के समझ में आए कि हम यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं। और एट द एंड, यानी कि डेटाबेस को इनिशिएट करने के बाद हम वापस से वो डेटाबेस रिटर्न कर देंगे डेटाबेस को इनिशिएट करने के बाद। ऑब्वियसली हमारे पास ये इनिट डेटाबेस फंक्शन तो है नहीं जो कि हमें बताएगा कि हम डेटाबेस को इनिशिएट कैसे करते हैं। अब ये इनिट डेटाबेस फंक्शन जो है अगेन एसिंक्रोनस होगा, और हमें यहाँ पे करना ये है कि हमें यहाँ पर एक डेटाबेस को क्रिएट करना है, जिसके लिए हमें अपने एप्लीकेशन के डायरेक्टरी के बारे में जानना होगा कि हमारी एप्लीकेशन की डायरेक्टरी क्या है, और वहाँ से हमें डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और इस डेटाबेस पाथ को ज्वाइन कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। उससे पहले हमें चाहिए डायरेक्टरी, और ये डायरेक्टरी आएगी डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में, इसे नाम देते हैं डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, और ये हमें होगा हमारे एप्लीकेशन का डायरेक्टरी नेम। तो ये पहले से मेथड यहाँ पे डिफाइंड है, गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी। अब हमें अपने एप्लीकेशन की डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी मिल जाएगी, एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। और अवेट हमें यहाँ पे इशू दे रहा है, जबकि ये ओके हमें यहाँ पे फंक्शन के लिए तो पैरेंथेसिस यूज़ करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, पाथ को ज्वाइन करना है, तो हम बोलते हैं स्ट्रिंग पाथ, यानी कि हम पाथ को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे जो होगा ज्वाइन। और अगेन अब ये ज्वाइन मेथड हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, जिसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पाथ को। तो हम यहाँ पे बोलते हैं इंपोर्ट पाथ डॉट डॉट, और अब हम यहाँ पर इस ज्वाइन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन में हमें जो वैल्यूज़ देनी होंगी, तो हमें ज्वाइन करना सबसे पहले अपने इस डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी को, और जिस चीज़ से हमें ज्वाइन करना है वो है अपने डेटाबेस नेम से, डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी डॉट पाथ, और इसे हमें अपने डेटाबेस नेम से ज्वाइन कर देना है। अब ऐसे हमें क्या अपने डेटाबेस के लिए एक पाथ मिल गया है। अब हमें एक डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो हम ये बोलेंगे रिटर्न अवेट ओपन डेटाबेस। अब ओपन डेटाबेस हमें चीज़ें चाहिए होती है, यानी कि पाथ, वर्जन और ऑन क्रिएट। यहाँ पे डेटाबेस के साथ काम करने के लिए दो चीज़ें जो हमें सबसे ज़्यादा याद रखनी है वो ये है कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगा और इनपुट क्या लेगा, क्योंकि डेटाबेस का पूरा कॉन्सेप्ट ही फ्लटर में यही है। अगर हम ये समझ जाए कि हमारा डेटाबेस का फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है और क्या इनपुट ले रहा है, तो हम बहुत आसानी से डेटाबेस के साथ कस्टम क्वेरीज लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पाथ देना है, दूसरा हमें वर्जन देना है। सो वर्जन हमारा ऑलरेडी डेटाबेस का वर्जन होगा। तीसरी चीज़ जो हमें देनी है जो कि ज़्यादा जरूरी है वो है ऑन क्रिएट, यानी कि इसे क्रिएट करने पे क्या काम हो रहा है। अब हमें एक और फंक्शन कोड करना होगा जो कि एक्चुअली में एक डेटाबेस क्रिएट करेगा। सो हम उसे नाम दे देते हैं अंडरस्कोर ऑन क्रिएट। अगेन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसका नाम ऑन क्रिएट ही दें, बट हमें सिंपली से ऑन क्रिएट दे देंगे, और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑन क्रिएट हमें करना है, तो अब ऑन क्रिएट अगेन एक फ्यूचर वैल्यू रिटर्न करेगा, जहाँ पर इसका नाम है ऑन क्रिएट, जहाँ पर हम एक्चुअली एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट्स हैं ऑन क्रिएट में, एक है डेटाबेस, दूसरा, और डेटाबेस का नाम हम यहाँ पे डीबी दे देते हैं क्योंकि एक लोकल वेरिएबल होगा, और एक इंटीजर जो कि होगा वर्जन। अब ये डेटाबेस क्रिएशन का प्रोसेस अगेन ऑन क्रिएट एसिंक्रोनस होगा, जहाँ पर हम एक्चुअली कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। और हम यहाँ पे एक डेटाबेस कमांड एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो जिन्हें डेटाबेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है शायद उन्हें ये समझ में ना आए, बट जिन्हें पहले से डेटाबेस के बारे में पता है उन्हें पता है कि किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रिएट टेबल, आवर टेबल नेम, फिर उसके सारे कॉलम नेम, दैट्स प्रीटी मच इट। तो हम बोलेंगे अवेट db डॉट एग्जीक्यूट, हमें यहाँ पर रॉ एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो एस्केप स्ट्रिंग्स का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि तीन स्ट्रिंग्स, और यहाँ पे हम कोड लिखेंगे जो कि है क्रिएट टेबल। अब डॉलर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं हमारा टेबल का नाम, तो क्रिएट टेबल जहाँ पे जो हमारे पास कॉलम्स अवेलेबल हैं वो है, सबसे पहले हमारे पास है कॉलम आईडी। अब यहाँ पे मुझे ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ करना है, बट खास बात यह है कि अगर यहाँ पर मैं सिर्फ इंटीजर और प्राइमरी की लिख दूँ तो ये खुद से ऑटो इंक्रीमेंटेशन का काम करेगा। तो हम बोलेंगे प्राइमरी की।
दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है कॉलम नेम, तो हम बोलेंगे डॉलर कॉलम नेम, जो कि होगा एक टेक्स्ट, और ये नल नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली सिंपल डेटाबेस कमांड से, अगर किसी को डेटाबेस के बारे में नहीं पता है तो ये पूरी एक अलग से फील्ड, एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज़ जो हमें चाहिए वो है अगेन एक इंटीजर, और ये नल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं एज की। अब इसके बाद हमने एक डेटाबेस को क्रिएट कर लिया है। तो एक बार फिर से अगर हम इस कोड को समझें तो सिंपली हमारे पास एक डेटाबेस हेल्पर क्लास है जिसका हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और फिर अपने डेटाबेस के साथ सारे ऑपरेशंस करेंगे। इस डेटाबेस हेल्पर क्लास में क्या होगा, हमारे डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन होगा। हम एक डेटाबेस को गेट करने की कोशिश करेंगे जो कि एक डेटाबेस रिटर्न करेगा अगर डेटाबेस अवेलेबल है तो। अगर डेटाबेस अवेलेबल नहीं होगा तो पहले हमारे डॉक्यूमेंट यानी कि हमारे एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी फैच करेगा और फिर वहाँ से अपने डेटाबेस नेम को ज्वाइन करेंगे और फिर उस पाथ पे एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम एक रॉ एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे जो कि एक टेबल को क्रिएट करेगा। और ये रॉ एसक्यूएल कमांड है जिसका हमारे फ्लटर के कॉन्सेप्ट से कुछ लेना देना नहीं है। अब इसके बाद हम अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस कोड करेंगे इंसर्ट करने के लिए, क्वेरी करने के लिए, स्पेसिफिक क्वेरी करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। बट अगेन जैसा कि ये क्लास है, इस क्लास के साथ हमें क्या करना होगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। यहाँ पर एक खास बात आती है, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एक डेटाबेस क्लास के लिए जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो हम एक ही इंस्टेंस के साथ काम करना चाहते हैं, हम अलग अलग इंस्टेंस के साथ काम नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में एरर्स आएंगे और ऐप फ्रीज होगा। वैसे हम यूज़ करते हैं एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को जो कि इस बात की गारंटी देता है कि अगर हम बार बार भी इंस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट ना करके एक सिंगल इंस्टेंस ही हमें रिटर्न करेगा। आसान भाषा में इसका मतलब ये होगा कि हमारे एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे हमें देखने में, बट एक्चुअली में एक ही ऑब्जेक्ट होगा, ताकि एसिंक्रोनस फंक्शंस को हम एक बार ही कॉल कर सकें, अलग अलग बार कॉल करके ऐप को फ्रीज ना करें। तो ऐसे में हम बोलते हैं डेटाबेस हेल्पर डॉट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, और इस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोल रहे हैं कि स्टैटिक फाइनल, और हमारे डेटाबेस हेल्पर का जो इंस्टेंस होगा ये रहेगा हमारी डेटाबेस के प्राइवेट कंस्ट्रक्टर से आएगा। तो डेटाबेस हेल्पर डॉट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, नॉट डेटाबेस वर्जन, हेल्पर डॉट अंडरस्कोर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। अब ये इस बात की गारंटी देगा कि चाहे हम कितनी बार कोशिश क्यों ना करें, हमें एक सिंगल इंस्टेंस ही मिलेगा अपने डेटाबेस के साथ काम करने के लिए। अब हमारे पास क्या है कि डेटाबेस ऑलमोस्ट रेडी है और इस कोड को समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, बट बार बार पूरा कुछ याद करके लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम आसानी से इस पूरे कोड को गिटलैब पर यानी गिटहब पर डाल देंगे जहाँ से आप सिंपली इसे कॉपी कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है वो है यहाँ से हमारे कस्टम फंक्शंस। मैं इसे नाम देता हूँ फंक्शंस टू क्रिएट, यानी कि सिंपली इंसर्ट, नॉट टू क्रिएट, इंसर्ट, क्वेरी, अपडेट एंड डिलीट। अब ये हमारे जो फंक्शंस होंगे ये हमारे काम के फंक्शंस हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम क्रिएट से, यानी कि हम देखते हैं सबसे पहले कि हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं इस इंसर्ट बटन पर क्लिक करूंगा हमें इंसर्ट करना है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यहाँ पर हम इस बात को ध्यान देना है कि हमारा ये रिटर्न क्या करेगा और इनपुट क्या लेगा। जो इंसर्ट फंक्शन है ये एक इंटीजर रिटर्न करता है जो कि हमारे उस रो की आईडी होती है जो कि हमने अभी इंसर्ट किया है, और इनपुट लेते हैं हम एक मैप जिसमें फर्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग होती है, सेकेंड वैल्यू डायनामिक होती है। तो सिंपली जो यहाँ पे हम फंक्शन कोड करेंगे वो कुछ ऐसा होगा कि हमारा जो रिटर्न टाइप है वो है एक फ्यूचर में इंटीजर जो कि हमारा डेटाबेस की आईडी होगी, यानी कि एक्चुअली उस रो की आईडी होगी जो कि हमने अभी इंसर्ट किया है। फंक्शन का नाम देता हूँ मैं इंसर्ट, और यहाँ पर कुछ इनपुट्स होंगे। जो इनपुट है वो है एक मैप, लेकिन मैप स्ट्रिक्ट कर डेटा टाइप को। जो फर्स्ट वैल्यू है वो स्ट्रिंग ही होगी, जो सेकेंड वैल्यू है वो डायनामिक होगी, यानी कि कुछ भी हो सकती है। और इसे मैं लोकल वेरिएबल, ये एक लोकल वेरिएबल, इसे मैं नाम दे रहा हूँ रो। प्रोसेस अगेन एसिंक्रोनस होगा, इसका मेन थ्रेड से कोई लेने देना नहीं होगा, यानी कि वेट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हम बनाएंगे अपने डेटाबेस के लिए एक इंस्टेंस, सो नॉट स्मॉल डेटा बेस। इंस्टेंस का नाम मैं दे देता हूँ लेट्स से डीबी, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं अवेट इंस्टेंस डॉट डेटाबेस। और रो इंसर्ट करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, हमें बस बोलना है रिटर्न। एक्चुअली हम रिटर्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं उस पर्टिकुलर आईडी जहाँ पर हम डेटा भी इंसर्ट किया है।
तो रिटर्न अवेट db, और हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस है। अब यहाँ पे हम रॉ एसक्यूएल क्वेरी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे स्पेसिफिक क्वेरी के टाइम, बट फिलहाल हम सिंपल यहाँ पर इनबिल्ट मेथड को यूज़ करते हैं, जो कि db.insert, जहाँ पे हमें टेबल देनी है और वैल्यूज़ देनी है। टेबल हमने ऑलरेडी टेबल वेरिएबल में उस टेबल के नाम को सेव रखा है, वैल्यू हमें नहीं पता है, बट यहाँ पर हम एज ए लोकल वेरिएबल वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, जो कि है रो। अब इस फंक्शन को मुझे क्या करना है, अपने मेन फंक्शन से कॉल करना है, वहाँ पर मुझे इनपुट देना है उस रो, वो रो जिसे हम इंसर्ट करना चाहते हैं, और हमारा काम बन जाएगा, ये हमें रिटर्न करेगा एक इंटीजर जो कि उस रो की आईडी होगी, जो कि हमने अभी भी इंसर्ट किया है। तो मेन डॉट डाट में जाता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पर सबसे पहले, इसके पहले कि मैं इस डेटाबेस हेल्पर क्लास के किसी फंक्शन के साथ काम करूँ, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि एक इंस्टेंस चाहिए। वो इंस्टेंस हम कैसे बनाते हैं, काफ़ी सिंपल है। हमें अपने इस स्टेटलेस विजिट में बोलना है, एक फाइनल वैल्यू है हमारे पास, जो कि है db helper, और ये क्या है, ये हमारे डेटाबेस हेल्पर का एक इंस्टेंस है। तो डेटाबेस हेल्पर जो कि ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा, और ये इसका एक इंस्टेंस है। अब इस db हेल्पर को हम यूज़ कर सकते हैं अपने इस पूरे फाइल में। यहाँ पर लेट्स से मुझे एक सिंपल सा फंक्शन चाहिए जो कि डेटा इंसर्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। सो वॉइड इंसर्ट डेटा, अगेन ये फंक्शन एसिंक्रोनस होगा, और अब यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम सब कुछ कंसोल में देखने वाले हैं कि हमारे कंसोल में क्या आउटपुट हो रहा है, क्या इनपुट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जबकि हम टू डू कोड को आगे बढ़ाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि इन इनपुट्स को यूज़ करके हम कैसे अपने ऐप के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम ये देखेंगे कि हम एक्चुअली अपने डेटाबेस को क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं, डेटा इंसर्ट कर पा रहे हैं या नहीं, क्वेरी कर पा रहे हैं नहीं, डिलीट कर पा रहे हैं नहीं, और साथ में अपडेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये है हमारा इंसर्ट डेटा कोड, जहाँ पे ऑब्वियसली हमें एक मैप बनानी होगी जिसे हमें वहाँ पे सेंड करना है एज एन आर्ग्यूमेंट। तो हमें एक मैप क्रिएट करना है, जो कि फर्स्ट डेटा टाइप लेगा स्ट्रिंग, सेकेंड डेटा टाइप लेगा डायनामिक, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, और इसे यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ रो, क्योंकि वहाँ पर वो लोकल वेरिएबल था, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सेम नाम हम यहाँ पे दें। अब हमें यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स है, आईडी, नेम और एज। आईडी हमें देने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो प्राइमरी की वो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है। एक्चुअली सही टर्म ये हुआ कि वो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते जाएगा। जो चीज़ हमें देनी है वो है कॉलम नेम और कॉलम एज। तो मैं बोलूँगा डेटाबेस हेल्पर डॉट कॉलम नेम, यहाँ पर एक कोई नेम सेंड करते हैं, लेट्स से प्रिंस। अब अगेन सिंस मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस से कुछ नहीं ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यहाँ पे कोई अपने टेक्स्ट फील्ड्स इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है। सो कॉलम नेम कांट बी यूज्ड एज सेटर बिकॉज इट इज़ फाइनल, सीरियसली। इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है डेटाबेस हेल्पर डॉट कॉलम एज, और एरर ये है क्योंकि हमें यहाँ पे कोलोन यूज़ करना, ना कि किसी इक्वल टू, और एज लेट्स से मैं डाल देता हूँ 20। फाइन। अब हमारे पास एक मैप रेडी है, और हमें क्या करना है, वेट करना है एक आईडी का, जो कि हमें तब मिलेगा जब हम कॉल करेंगे एक फंक्शन को जो कि ऑलरेडी एसिंक्रोनस है, तब हमें यूज़ करना होगा अवेट, और वो फंक्शन मेरे क्लास के ऊपर है जिसका इंस्टेंस है db helper। फंक्शन का नाम है इंसर्ट, जो कि इनपुट लेता है एक रो जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं प्रिंट करूँ इस आईडी को, तो हमें पता चलेगा कि हमने अभी एक डेटा को इंसर्ट किया है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और एक बार मैं कोशिश करता हूँ ये देखने की कि हम डीबग कंसोल की फॉन्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो हमारे डीबग कंसोल का फॉन्ट साइज मैंने ऑलरेडी 20 कर दिया, तो हम चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार हम आपको वापस रीस्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा कोड लिखा है अभी डेटाबेस से रिलेटेड, तो मोस्ट प्रोबेबली एरर्स आ सकते हैं, इसलिए हम रीस्टार्ट कर लेंगे ताकि चीज़ें सही हो। और हमारा ऐप रीस्टार्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर अपने इस इंसर्ट डेटा फंक्शन को कॉल करना अपने इस बटन के ऑन प्रेस पे। तो इंसर्ट के पास हम जाते हैं, ऑन प्रेस पे सेट कर देते हैं अपने इस इंसर्ट डेटा फंक्शन को, और अब अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँ, हमें यहाँ पे नंबर 1 मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपने इस रॉ टेबल में फर्स्ट डेटा इंसर्ट करें जिसकी आईडी ऑब्वियसली 1 होनी चाहिए। तो लेट्स से कि हमारे पास कोई एरर ना होना चाहिए। इंसर्ट पे हम क्लिक करते हैं, और हमें यहाँ पे एक्सेप्शन मिल रहा है, जो कि है मिसिंग प्लग इन एक्सेप्शन और इम्प्लीमेंटेशन फाउंड फॉर गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी। ओके, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और लेट्स सी हमारे पास क्या हो। तो इशू ये था कि हमें अपने ऐप को रीस्टार्ट नहीं रीबिल्ड करना चाहिए था। तो अब अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूं और सब कुछ सही होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो हमें कोई आउटपुट मिलना चाहिए। क्लिक करते हैं, हमें आउटपुट मिलता है 1। अब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमने एक रो इंसर्ट किया है जिसकी आईडी है 1। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सिंपल सा चीज़ कि हम क्वेरी कैसे कर सकते हैं सब कुछ को।
क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमने एक्चुअली कुछ इंसर्ट किया था कि नहीं। तो डीबी हेल्पर में हम एक और फंक्शन बनाते हैं क्वेरी करने के लिए। सो क्वेरी ऑल रोज, इस फंक्शन का काम ये है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इनपुट ये कोई भी नहीं रहेगा क्योंकि हमें हर एक रो को क्वेरी करना है। आउटपुट देगा हमें एक लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट देगा और ये लिस्ट होगा एक मैप की, जिसमें अगेन एक स्ट्रिंग रहेगा और एक डायनेमिक रहेगा। स्ट्रिंग हमारे कॉलम का नेम होगा और डायनेमिक हमारे कॉलम की वैल्यू होगी। तो ये होगा फ्यूचर क्योंकि ये केस सिंक्रोनस ऑपरेशन है। फ्यूचर वैल्यू रिटर्न करेगा, जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो एक लिस्ट है। लिस्ट में हमारे पास एक मैप होगी, मैप की फर्स्ट वैल्यू एक स्ट्रिंग है, सेकेंड वैल्यू डायनामिक है और यहाँ पे 3 एरोस क्योंकि हमें मैप को, लिस्ट को और फ्यूचर तीनों को सेटिस्फाई करना है। इसका मैं नाम देता हूँ क्वेरी ऑल, क्योंकि आगे हम एक और फंक्शन लिखेंगे जो कि स्पेसिफिक क्वेरी करेगा, ठीक है। अब ये क्वेरी ऑल जो है, जो कि हमें यहाँ पे एरर दे रहा है, लेट्स सी व्हाई। ए फंक्शन बॉडी मस्ट बी प्रोवाइडेड, सो 1 2 मैप के बाद हमें एक एरो देना था। क्वेरी ऑल करने का प्रोसेस अगेन काफ़ी सिंपल है। हमें अगेन डेटाबेस का एक इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। डेटाबेस db इज इक्वल टू वेट इंस्टेंस डॉट डेटाबेस, और यहाँ पे हमें क्वेरी करना है तो हम बस रिटर्न करेंगे सारा क्वेरी। सो रिटर्न अवेट और db डॉट क्वेरी, और क्वेरी करना है टेबल पे। अब ये फंक्शन सिंपली वो सारी वैल्यूज को रिटर्न करेगा एज अ लिस्ट, रिमेंबर एज अ लिस्ट। अब मेन डॉट डॉट में हमें यहाँ पर एक और फंक्शन कोड करना होगा जो कि इसके स्पेसिफिक क्वेरी करें। ध्यान दें, हम यहाँ पे ये एक क्लास है इसका काम है क्वेरी करना और इसका काम है उसको कॉल करना। अब ये कोड मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, बट आइडियल यही होगा कि मैं इस कोड को यहीं पे एक बार लिख के छोड़ दूँ और बार बार इसे यूज़ करूँ जब भी हमें इसकी ज़रूरत हो। तो इंसर्ट डेटा है हमारे पास ऑलरेडी। अब मैं इसका नाम देता हूँ वाइड क्वेरी ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर हम सेम नेम यूज़ करें तो। एसिंक्रोनस होगा। हमें करना क्या है, यहाँ पे अगेन हमें कॉल करना है। यहाँ पर अब हमें क्या होगी, एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो मैं इसे बोल रहा हूँ वार ऑल रोज, सारे रोज जो कि हमें कहाँ से मिलेंगे, अवेट db हेल्पर, जिसे यूज़ करके हम एक्सेस करेंगे क्वेरी ऑल को, और ये हमें रिटर्न करेगा एक लिस्ट ऑफ रो, जिसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं सिंपली बोल रहा हूँ ऑल रोज डॉट फॉर ईच वैल्यू, यानी कि फॉर ईच रो जो कि मुझे करना है वो है कुछ प्रिंट करना है। प्रिंट कर रहा हूँ मैं सिंपली उस रो को। सो फॉर ईच रो मैं उस रो को प्रिंट कर रहा हूँ और इस क्वेरी ऑल को हमें ऑब्वियसली कॉल करना होगा इस क्वेरी सिंपल क्वेरी बटन के सामने, क्योंकि हम क्वेरी स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारा काम बन गया हो, हम रिलोड किया, एक बार फिर से अपने आप को रीस्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान दे जो कि बहुत ज़्यादा इशू ये आता है कि कई बार जब अपने इस ऐप को रीबिल्ड कर रहे होते हैं तो ओल्ड स्पेस ना होने के कारण हम अपने ओल्ड वर्जन को इंस्टॉल करके न्यू वर्जन को इंस्टॉल करते हैं। ऐसे में हो सकता है कई बार कि हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस डिलीट हो जाए। जब मैं सीख रहा था तो मेरे साथ ये इशू बहुत ज़्यादा आया था। एक बार मैंने अपने आप को रीबिल्ड किया, पुराना वर्जन अनइंस्टॉल हो गया, न्यू वर्जन इंस्टॉल हुआ, यानी कि सारा डेटाबेस डिलीट हो गया और मैं बार बार क्वेरी कर रहा था और कुछ डेटा नहीं रहा था क्योंकि पूरे डेटाबेस में कोई डेटा था ही नहीं। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल एक बार क्वेरी प्रेस करूँगा और हमें यहाँ पर डेटा मिल गया। पर अगर आपको एक बार नहीं मिलता, एक बार और इंसर्ट प्रेस करके देख ले कि सच में जो हम डेटा इंसर्ट डेटा है या नहीं। अगर पहले से होगा तो हमें ऑब्वियसली 2 3 4 कोई और नंबर मिलेगा, नहीं होगा तो हमें 1 मिलेगा। इनमें सिंपली हमने क्वेरी ऑल यूज़ किया और हमें यहाँ पे क्वेरी करने में हमें सारा डेटा मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी मैं कुछ और डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। लेट्स से सेकेंड देसी, जिसका मैं एज डाल देता हूँ 5। सेव करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, 2 क्वेरी करते हैं। अब हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, फाइन। अब तीसरी चीज़ जो कि है काफ़ी सिंपल, वो किया है डिलीट। क्वेरी स्पेसिफिक एक्चुअली हम अभी कर सकते हैं, तो एक्चुअली चलो क्वेरी स्पेसिफिक ही करते हैं, फाइन। अब क्वेरी स्पेसिफिक की हम बात करें तो इवन दो हम क्वेरी ऑल करें या फिर स्पेसिफिक करें, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम क्वेरी स्पेसिफिक भी कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसे रॉ एसक्यूएल क्वेरीज हैं जहाँ पर हम क्वेरी स्पेसिफिक का मतलब ही यही होगा कि बहुत सारे रोज अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो रिटर्न टाइप होगा वो एक लिस्ट होगा मैप का। तो इसे मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं डाल देता हूँ क्वेरी स्पेसिफिक, और यहाँ पर हम यहाँ पर एक आईडी को इनपुट ले रहे हैं। ध्यान दें यहाँ पर हमेशा आईडी इनपुट लेने का जरूरत नहीं है, हम कुछ भी इनपुट ले सकते हैं, फाइन। तो लेट्स मैं यहाँ पे एज इनपुट लेता हूँ ताकि चीज़ों को और अच्छे से समझा जा सके।
और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपने एज के बेसिस पे क्वेरी करने की कोशिश कर रहे हैं स्पेसिफिक डेटा को। अब यहाँ पे अगेन हमें जो फर्स्ट चीज चाहिए वो है अपना डेटाबेस का इंस्टेंस। सो कॉपी करते हैं, इसे पेस्ट करते हैं। सेकेंड चीज है वो क्या, क्वेरी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक क्वेरी कर। अब यहाँ पे दो तरीका है, ठीक है। ये है, एक है रॉ एसक्यूएल क्वेरी एक्सिक्यूट करने के, यानी कि रॉ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल वेयर इज एंड सो ऑन। और एक है इनबिल्ट जो हमारे पास फंक्शन है उसे यूज करने का। पहले हम देखते हैं कि हम इनबिल्ट फंक्शन के साथ कैसे काम करते हैं। बोल रहा हूँ कि एक वॉर रिजल्ट है जो हमें कब मिलेगा, जब हम एक्सिक्यूट करेंगे क्वेरी को। तो हम बोल रहे हैं अवेट db डॉट, यहाँ पे हम क्वेरी कर रहे हैं, ठीक है, अपने टेबल पे। अब यहाँ पे हम सिंपल अपने टेबल पे क्वेरी कर सकते हैं या फिर अदर ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफिक डेटा क्वेरी करना है, हमारे पास अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे। पहला है कि वेयर। अब ये बताता है कंडीशन क्या होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि जो कंडीशन होना चाहिए वो ये है कि एज शुड बी ग्रेटर देन लेट्स से 18। फाइन, हम यहाँ पर हम 18 नहीं डालेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे। क्यों? क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट है इस वेयर का वो अलग से आने वाला है। ये एक लिस्ट होता है आर्ग्यूमेंट का, क्योंकि हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। फिलहाल सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो हम सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं आईडी, ठीक है, जो कि अवेलेबल नहीं है, तो हमें एक्चुअली पास करना है एज। अब यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे इस रेस्ट को। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एक्चुअली पूरे क्वेरी का मतलब यह है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल वेयर एज इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू विच इज बीइंग प्रोवाइडेड। फाइन, अब इसे हमें अगेन कॉल करना है अपने इस मेन डॉट डाट फाइल में। यहाँ पर हम जाते हैं क्वेरी ऑल के बाद एक और फंक्शन लिखते हैं जो कि रहेगा void क्वेरी स्पेसिफिक, जो कि अगेन एसिंक्रोनस होगा। यहाँ पर हम बोल रहे हैं वॉर ऑल रोज। ऑल रोज इसलिए क्योंकि अगेन हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हो जिनकी एज 18 से ज़्यादा हो। और ये होगा अवेट db हेल्पर डॉट क्वेरी स्पेसिफिक, और हमें वैल्यू पास करनी है एज। लेट्स मैं एज पास कर रहा हूँ 18, क्योंकि हमने यहाँ पे मैंने बस मुंह से बोला, यानी कि मैंने बस ऐसे बोला है कि हम ग्रेटर देन 18 फैच करने वाले हैं। इस कोड का मतलब वो बिल्कुल नहीं है। ये कोड पूरी तरह डिपेंड करता है हमारे इस इनपुट के, जो कि है फिलहाल 18। अब यहाँ से जैसे हमें कोई वैल्यू मिलेगी हम क्या करते हैं, अगेन सिंपली हम उसे प्रिंट कर दे रहे हैं। फाइन, सो हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रिंट रो। अब अगर यहाँ पे मल्टीपल रोज होंगे तो अगेन हमारे पास एक लिस्ट होगी। सिंगल रो होगा तो भी हमारे पास एक लिस्ट ही होगी एक्चुअली। सो ऑल रोज सेव करते हैं। क्वेरी स्पेसिफिक पे क्लिक करने के पहले मुझे इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करके क्वेरी स्पेसिफिक के ऑन प्रेस्ट पे पेस्ट करना होगा, सेव करना होगा। क्लिक करते हैं क्वेरी स्पेसिफिक पे और आप देख सकते हैं हमें एक लिस्ट मिलती है जहाँ पे ID1 नेम प्रिंस एज 20। इंटरेस्टिंग तब होगा अगर मैं इसे लेस देन कर दूं तो भी हमें एक ही ए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एज हम लेस देन 18 कर रहे हैं तो हमें मिलेगा एक जिसमें होगा एज 5। तो ये है स्पेसिफिक क्वेरी करना। जैसे कि मैंने कहा कि हम रॉ एसक्यूएल को भी यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये रॉ एसक्यूएल हर एक फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करता है, इंसर्ट के लिए, क्वेरी के लिए, अपडेट के लिए। बट मैं यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक क्वेरी के लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली यहीं पर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। सेम वॉर रेस इज इक्वल टू अवेट db डॉट, बस यहाँ पर हम क्वेरी की जगह लिखते हैं रॉ क्वेरी, ठीक है। आप देख सकते हैं रॉ डिलीट, रॉ इंसर्ट, रॉ क्वेरी सब हमारे पास अवेलेबल है। अब रॉ क्वेरी में हम अपने उस एसक्यूएल कोड को इंसर्ट करते हैं। फाइन, तो ये एसक्यूएल मेरा क्या होने वाला है यहाँ पे, अगेन जिन्हें डेटाबेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता मैं बता दूँ, ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, इसका फ्लटर कॉन्सेप्ट से कोई लेने देना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारे टेबल का नाम जो कि है माई अंडरस्कोर टेबल। इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दे, पूरा सी होना चाहिए। वेयर, जहाँ पर हम जिस चीज़ के बारे में बात करें वो है एज, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन दिस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एज हमारे इस क्वेश्चन मार्क से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क क्या है, वो वैल्यूज जो कि हमने इंसर्ट नहीं किया, यानी कि हमारा पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट। और ये आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे एज अ लिस्ट इंसर्ट करते हैं जो कि अगेन होगा हमारा एज। फाइन, सेम वैल्यू मिलने वाली यहाँ पर भी अगर मैं फिर अगेन क्लिक करूँ क्वेरी स्पेसिफिक पे, तो अब यहाँ पर हम एक सिंपल क्वेरी एक्सिक्यूट ना करके रॉ क्वेरी एक्सिक्यूट करेंगे, जो कि अगेन बताने वाला है यहाँ पर कि 5 से ज़्यादा 18 से ज़्यादा एज किसकी है। तो अगर मैं क्लिक करूँगा क्वेरी स्पेसिफिक पे तो हमें मिलेगा सिर्फ एक वैल्यू जो कि है प्रिंस, जिसकी एज है फिलहाल 20। तो ये है स्पेसिफिक क्वेरी। नेक्स्ट है अगेन डिलीट करना, जो कि काफ़ी सिंपल है, कुछ बिल्कुल भी यहाँ पे अलग सा नहीं है। एक फ्यूचर होगा, रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, ये उस आईडी को यानी कि उस रो की आईडी को रिटर्न करता है जो अफेक्ट होता है, यानी कि जो डिलीट होता है। नाम देता हूँ मैं इसे डिलीट डेटा, और अगेन स्पेसिफिक डेटा को हम डिलीट करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ इनपुट चाहिए। अब आप कुछ भी दे सकते हैं, एज या कुछ भी। मैं यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ क्योंकि मैं आईडी के बेसिस पे डिलीट कर रहा हूँ। एसिंक्रोनस होगा,
ये सब अब काफ़ी सिंपल हो गया है। हमें अगेन इस डेटाबेस का एक इंस्टेंस भी चाहिए, हमने यहाँ पे सेव कर लिया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कोड अवेलेबल है, तो बोलूँगा वॉर रेस इज इक्वल टू अवेट db डॉट डिलीट, डिलीट में पहला हमारा टेबल नाम जो कि यहाँ पे सेट है, वेयर वो कंडीशन बताता है जिसको यूज़ करके हम डिलीट करने वाले हैं। कंडीशन क्या है, id इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वो इनपुट कहाँ से आएगा, वो है वेयर आर्क्स, जहाँ पे हम पुट कर रहे हैं इस आईडी को जो कि हम सेंड कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही हम जो आईडी भेज रहे हैं, अगर वो आईडी एग्जिस्ट करती हो तो उसे डिलीट कर देना है, और हम रिटर्न कर रहे हैं इस रेस्ट को। अगेन ये डिलीट डाटा, यहाँ पर हमें अगेन एक दूसरा फंक्शन चाहिए जो कि डिलीट का काम करे। मैं बोल रहा हूँ वॉइड डिलीट, जो कि एक आईडी। अब देखिए यहाँ पर हम इनपुट तभी देंगे जब हम अपने कोड के स्पेसिफिक करना, जो कि हम ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जहाँ पर हम अपने टू डू प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे। तो फॉर आईडी, वो आईडी जो कि हमें मिलेगी डिलीट करने के बाद, मैं बोल रहा हूँ अवेट db हेल्पर डॉट डिलीट डेटा, और लेट्स से मैं आईडी पास कर रहा हूँ 1। अगर मैं 2 पास करूँ तो इसका मतलब ये होगा कि जो 2 वैल्यू है वो डिलीट हो जानी चाहिए, ठीक है। और हम प्रिंट कर रहे हैं आईडी, ये बताएगा नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। हाँ, एक और चीज़ ध्यान दें, शायद मैंने यहाँ पे बोला होगा कि वो आईडी जो कि अफेक्ट हुई है, एक्चुअली ये वो नंबर ऑफ रोज बताता है जो कि अफेक्ट होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे मेन डॉट डार्ट में जाऊँ, ठीक है, और इस डिलीट को मुझे कॉल भी करना है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। नीचे आते हैं अपने इस डिलीट के पास, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, और अब अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो सेकंड एलिमेंट डिलीट हो जाना चाहिए, सेकंड रो डिलीट हो जानी चाहिए। तो हम डिलीट पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं 1 मिला, यानी कि सिंगल रो इफेक्ट है। और अगर मैं क्वेरी पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही अवेलेबल, जो कि एक सिंगल रो, जिसका मतलब हमने अपने सेकंड रो को डिलीट कर दिया है। बट अगेन सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ ताकि एक और इंसर्ट हो जाए। आप क्वेरी करेंगे तो हमारे पास 2 अवेलेबल है, तो हमने डिलीट करना भी सीख लिया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपडेट करना काफ़ी सिंपल होगा। अगेन कुछ बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्यूचर रिटर्न करेगा एक वैल्यू इंटीजर, अगेन नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। यहाँ पर मैं इसे नाम देता हूँ अपडेट, ये लेगा एक इनपुट, आप दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और हम क्या करने वाले हैं, हम इस जो आईडी है उसके डेटा को अपडेट करने वाले हैं। अगेन जो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए वो की है हमारे इस डेटाबेस का इंस्टेंस, तो हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, वॉर। अब ये बताएगा रिजल्ट, और ये रिजल्ट क्या होगा, अवेट db डॉट अपडेट। अगेन काफ़ी सिंपल है, रॉ अपडेट में हम सारा क्वेरी खुद से लिखेंगे, बस वैल्यू पास करेंगे। इस अपडेट में क्या है कि हम वेयर एंड वेयर आर्क को यूज़ करेंगे। तो इस टेबल को हमने अपडेट करना है। करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सेकंड रो है जहाँ पर नाम देसी है, उसे मैं चेंज कर देसी प्रोग्रामर कर दूँ और एज को 2 कर दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं 2 साल से अवेलेबल हूँ। तो यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि अपने माई टेबल में जो मेरा पर्सन नेम है उसे हम चेंज, जो हमारा नेम है उसे हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। जो वैल्यू है वो है नेम, और इसे हम चेंज करने वाले हैं, जो वैल्यू है वो नेम, और इसे हम चेंज करने वाले हैं देसी प्रोग्रामर। अब जो नेम है ये हमारा कॉलम का नेम है, और ये जो है ये वैल्यू है जो कि हम चेंज करने वाले हैं। दूसरा कॉलम है एज, जिसे हम चेंज करने वाले हैं 2। वेयर हमारा कंडीशन है, तो वेयर ये होगा कि id इज इक्वल टू दिस प्रोवाइडेड वैल्यू, जो कि आएगी वेयर आर्क्स में, जहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास करें। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है जो कि है id। रिटर्न करेंगे हम इस रेस्ट को। अब एज्यूम करता हूँ कि हमने यहाँ पे सब कुछ सही लिखा होगा, ये नेम और ये एज, जो कि शायद हमने ये यूज़ किया, और नेम और एज फाइन। मेन डॉट आर्ट में जाते हैं। अब हमें क्वेरी स्पेसिफिक डिलीट, अगेन हमें एक वॉइड अपडेट भी चाहिए जो कि अगेन एशिंक होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल बोल रहे हैं वॉर रो इज इक्वल टू अवेट db हेल्पर डॉट अपडेट, और सेकेंड रो की वैल्यू का हम अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। और हम प्रिंट कर दे रहे हैं इस रो को, सेव करते हैं। अब अगेन वापस आ जाता है अपने डिबग कंसोल पे, ध्यान देते हैं मैं क्वेरी कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं मेरे पास अभी तक 2 रोज अवेलेबल है, रो 1 और 2, ठीक है। मैं अपडेट पे प्रेस करूँगा तो अब जो रो 2 है वो अपडेट हो जानी चाहिए। मैंने प्रेस किया, और ओके हमने अपडेट को कॉल ही नहीं किया, इसे कॉपी कर लेता हूँ। चलते हैं हम यहाँ से अपने अपडेट भैया के पास, और ऑन प्रेस में हम डाल देते हैं इस अपडेट को, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं।
सो अब अगर मैं अपडेट पे प्रेस करूँ, अगेन क्वेरी करते हैं, हमारे पास 2 रोज अवेलेबल हैं। अपडेट पे प्रेस करता हूँ, एक रो अफेक्ट हो गया। अब अगर मैं क्वेरी करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड रो था यहाँ पे नेम चेंज हो गया और एज चेंज हो गया, यानी कि हमने डेटा को अपडेट कर लिया है। तो काफ़ी सिंपल है, हम इंसर्ट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, स्पेसिफिक क्वेरी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और ये पूरा कोड है यहाँ पे जो सब कुछ हैंडल कर रहा है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का वो है DB हेल्पर। तो ये सारा कोड अगर हम रखें और हम ये समझ जाएं कि एक्चुअली ये सारे फंक्शंस क्या रिटर्न करते हैं, क्या इनपुट लेते हैं, रिटर्न क्या करेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इनपुट लेना कहीं ना कहीं पूरी तरह से हम पे डिपेंड करता है कि हम इनपुट देना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि एक और चीज़ का हम ध्यान देंगे कि ये जो सारे फंक्शंस के नेम हैं, इंसर्ट, क्वेरी, क्वेरी ऑल, क्वेरी स्पेसिफिक, डिलीट डेटा, ये हमने बनाए हैं। ये कोई प्री डिफाइन नहीं है कि यही नाम होना चाहिए, या इनपुट्स हमने दिए हैं, कोई प्री डिफाइन नहीं है कि होना ही चाहिए। जरूरी ये है, ये जो है अवेट db डॉट डिलीट, ये प्री डिफाइंड है, तो इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिटर्न एंड ऑल हमने बनाया, और ये सही तरीका। अब अगेन बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं डेटाबेस को यूज़ करने के। ये तरीका काफ़ी सिंपल लगा मुझे। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को अपने ऐप में, तो ये तरीका काफ़ी सिंपल है। हमने यहाँ पर एक सिंपल टेबल बनाया जहाँ पर हमने ID, नेम और एज डाला। अब अगर आप चाहें तो और भी ज़्यादा डेटा इंसर्ट करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, रॉ क्वेरीज के साथ, रॉ इंसर्ट के साथ, रॉ डिलीट के साथ, रॉ अपडेट के साथ। बट मैं मिलूंगा अगले वीडियो में जहाँ पर हम अपने टू डू प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे और उसे लाइव करेंगे। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, पीस।